नमस्कार। आज हम अंग्रेजी साहित्य के एक बड़े ही दिलचस्प दौर को समझने वाले हैं। एक ऐसा दौर जिसे ऑगस्टिन युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि क्या होता है जब दिल पर दिमाग हावी हो जाए, जब इमोशन से ज्यादा लॉजिक को तवज्जो दी जाए? असल में यही सवाल हमें उस पूरे दौर की सोच को समझने में मदद करेगा। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो जानेंगे कि इस ऑगस्टिन युग का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कि उस दौर की सोच क्या थी, मतलब तर्क और नियम कानूनों पर इतना जोर क्यों था। इसके बाद हम उस जमाने के लिटरेचर और उसके बड़े बड़े लेखकों से मिलेंगे। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि भाई ये पुरानी बातें आज हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑगस्टिन युग था क्या। एक ऐसा दौर जिसे हम ऑर्डर और डिसिप्लिन का दौर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी के शुरुआती 50 सालों की, मतलब सन 1700 से लेकर 1750 तक का जो दौर था। इंग्लिश लिटरेचर में उसी को ऑगस्टिन एज कहा जाता है। तो हमारा सारा ध्यान इन्हीं 50 सालों पर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम ऑगस्टिन ही क्यों पड़ा? इसकी वजह यह है कि इस दौर के जो लेखक थे ना, वो पुराने रोम के सम्राट ऑगस्टस के समय के महान लेखकों जैसे वर्जिल और होरेस से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उन्हीं की तरह लिखने की कोशिश करते थे, उन्हीं के स्टाइल को फॉलो करते थे। और मजे की बात यह है कि इस दौर का सिर्फ एक ही नाम नहीं है, इसे नियो क्लासिकल एज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लासिकल यानी पुराने रोमन लेखकों की नकल कर रहे थे। उस जमाने के सबसे बड़े कवि थे अलेक्जेंडर पोप, तो उनके नाम पर इसे एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। और हाँ, सबसे जरूरी, इसे एज ऑफ रीजन यानी तर्क का युग भी कहते हैं, क्योंकि भाई उस दौर में लॉजिक और समझदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। तो ये तो हो गई नाम की बात। अब जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इस दौर की सोच, इसकी फिलॉसफी क्या थी, जो कि टिकी थी 3 चीजों पर: तर्क, नियम और संयम। जैसा मैंने कहा, इस दौर में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती थी रीजन को, यानी तर्क को। इसका सीधा सा मतलब था कि लॉजिक और अक्ल को हर तरह की भावना, हर तरह के जुनून से ऊपर रखना है। बस यही इस पूरे दौर का सेंट्रल आइडिया था। तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि एक तरफ थे ऑगस्टिन आदर्श, यानी तर्क, शांति, सोशल ऑर्डर, और दूसरी तरफ थी वो चीजें जिन पर ये काबू पाना चाहते थे, जैसे कि पैशन, इमोशंस और बेहिसाब एनर्जी। कह सकते हैं कि ये ठंडे दिमाग और गर्म दिल के बीच की एक लड़ाई थी। देखिए, एक बात कही जाती है कि इस दौर के कवि अपने अंदर के जोश और जुनून को जैसे बोतल में बंद करके रख रहे थे। मतलब साफ था, भावनाओं को आज़ादी से बहने नहीं देना है, उन पर दिमाग का, लॉजिक का कंट्रोल रखना है। अच्छा, तो ये जो सोच थी, ये जो फिलॉसफी थी, इसका असर लिखने पढ़ने पर कैसे पड़ा? चलिए अब यही समझते हैं। देखते हैं कि इस दौर के लिटरेचर का डीएनए कैसा था और कैसे रीजन ने राइटिंग को एक नया रूप दिया। इस दौर के लिटरेचर की कुछ खास पहचान थी। पहली बात, पोइट्री से ज्यादा अब गद्य यानी प्रोज मजबूत हो रहा था। दूसरी, सटायर मतलब व्यंग्य, वो अपने पीक पर था। कविताओं में हीरोइक कपलेट का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा था। और राइटर्स का फोकस किस पर था? इंसानी स्वभाव और उसके बर्ताव को समझने पर। मैंने सटायर की बात की है ना, तो समझ लीजिए कि व्यंग्य इस दौर के लेखकों का सबसे पावरफुल हथियार था। वो इसका इस्तेमाल समाज की, पॉलिटिक्स की या फिर लोगों की बेवकूफ़ियों की मज़ेदार तरीके से, लेकिन बड़ी तीखी आलोचना करने के लिए करते थे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक। ये एक मॉक हीरोइक पोएम है, मतलब एक मजाकिया महाकाव्य जिसमें उस वक्त की हाई सोसाइटी के तौर तरीकों का जमकर मजाक उड़ाया गया है। और जहाँ तक पोएट्री की बात है, तो जैसा मैंने बताया, हीरोइक कपलेट का बोलबाला था। ये होता क्या है? ये एक तरह का दोहा है। 2 लाइनें, दोनों की रिदम एक जैसी, और आखिर में राइमिंग। और इस स्टाइल के मास्टर कौन थे? अलेक्जेंडर पोप। चलिए अब मिलते हैं इस दौर के उन बड़े बड़े महारथियों से, उन लेखकों से जिन्होंने इस युग को अपनी पहचान दी। तो कौन कौन थे इस लिस्ट में? सबसे पहले डैनियल डेफो, जिन्होंने रॉबिन्सन क्रूसो जैसा मशहूर नॉवेल लिखा। फिर आते हैं एडिसन और स्टील, जिन्होंने द टैटलर और द स्पेक्टेटर जैसे जर्नल्स के जरिए एसे राइटिंग को एक नया मुकाम दिया। और जोनाथन स्विफ्ट को कौन भूल सकता है? गलिवर्स ट्रैवल्स के साथ वो उस दौर के सबसे बड़े सटायरिस्ट थे। और आखिर में जाहिर है अलेक्जेंडर पोप,
हीरोइक कपलेट के बेताज बादशाह। और हाँ, एक और जरूरी बात, यही वो समय था जब नॉवल, जिसे हम आज उपन्यास कहते हैं, धीरे धीरे अपनी शक्ल ले रहा था। हेनरी फील्डिंग की टॉम जून्स जैसी किताबें इसी का एक बड़ा सबूत हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर, कि ये दौर आज भी हमारे लिए मायने क्यों रखता है? इसकी लेगेसी क्या है? अगर सोचा जाए तो इस दौर ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसने प्रोज यानी गद्य को लिटरेचर का एक अहम हिस्सा बनाया, जो आज हम जर्नलिज्म से लेकर ब्लॉग्स तक में देखते हैं। इसने सटायर को एक आर्ट फॉर्म बना दिया, जिसका असर आज की स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर पॉलिटिकल कार्टून्स तक में दिखता है। इसने हमें सिखाया कि राइटिंग में क्लैरिटी, ऑर्डर और विट कितनी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, आज हम जो मॉडर्न नॉवल पढ़ते हैं, उसकी नींव इसी दौर में रखी गई थी। तो कुल मिला के बात यह है कि ये एक ऐसा दौर था जो मानता था कि अच्छा लिखने के लिए सिर्फ इंस्पिरेशन काफ़ी नहीं होती, बल्कि डिसिप्लिन और सिद्धांतों की भी ज़रूरत होती है, कि राइटिंग एक क्राफ्ट है, एक कला है जिसे तराशना पड़ता है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। आज की दुनिया में, जहां हम सब अपने इमोशंस को सोशल मीडिया पर खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, क्या ऐसे में हम उस दौर से कुछ सीख सकते हैं जहां संयम और तर्क को सबसे ऊपर रखा जाता था? जरा सोचिएगा इस बारे में।